फ्रेंड नमस्ते, मैं प्रतिमा सांकला। आज राजस्थान इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक्के। इससे रिलेटेड हम यहाँ पे नोट्स पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स हैं। अक्सर इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चलिए हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन के तौर पे ही ये बनाया गया है। इस टॉपिक से बाहर अगर आप चाहें तो भी क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाएंगे। जितना भी सार होता है सिक्कों से रिलेटेड वो इस नोट्स के अंदर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन से हमें उस समय की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कलात्मक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों की प्राप्ति के आधार पर किसी शासक की सीमाएं तथा उनके राज्य विस्तार के बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। राजस्थान में चौहान काल में, यानी राजस्थान में जब चौहानों का काल था या चौहानों का शासन था, उस समय रूपक यानी चांदी के सिक्के चलते थे। चांदी के सिक्के चलते थे उनको रूपक, और जो सोने के सिक्के चलते थे उनको दिनार कहते थे। और प्रतिहार काल में वराद्रम, विशोपक नामक सिक्के, ब्रिटिश काल में चांदी के कलतान नामक सिक्के चलते थे, प्रचलन में थे। वापस रिपीट कीजिएगा एक चीज़ ये वाली कि राजस्थान में चौहान काल में जो रूपक चांदी के सिक्के, जो दिनार और सोने के सिक्के चलते थे। प्रतिहार काल में वराद्रम, विशोपक नामक सिक्के चलते थे और ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार नामक सिक्के भी प्रचलन में थे। इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान में इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले। राजस्थान में इंडो ग्रीक सिक्के नलिया सरसांभर, विराटनगर, बेराट नगरी, चित्तौड़ से मिले हैं। समझ में आ गया? पूछा जा सकता है कि राजस्थान में इंडो ग्रीक सिक्के हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। ये मिले नलिया सरसांभर, विराटनगर, बेराट नगरी, चित्तौड़ से मिले हैं। फिर आता है एक तीसदा सिक्का, ये रुपया। एक तीसदा रुपया राजस्थान के मेड़ता टकसाल में बनता था। याद रखना है कि मेड़ता टकसाल से कौन सा रुपया बनता था? एक तीसदा रुपया बनता था। फिर ललूलिया नामक सिक्का राजस्थान के सोजत में निर्माण किया जाता है, यानी ललूलिया नामक सिक्के का निर्माण कहाँ होता था? सोजत टकसाल से होता था। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि प्रतिहार शासक मिहिर भोज के सिक्कों को वरा अवतार का अंकन मिलता है। यानी प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने जो सिक्के चलाए थे उन पर कौन कौन से अवतार का वर्णन है? वरा अवतार का अंकन किया था। फिर आता है एलची। एलची नामक सिक्के अकबर द्वारा चित्तौड़ विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्के थे। ठीक है, याद रखिएगा जो एलची सिक्के हैं वो अकबर ने चलाए थे। कब? चित्तौड़ विजय प्राप्त करने के बाद ये सिक्के प्रचलन में आए थे। फिर है पारुद्रम। पारुद्रम मालवा के परमारों की मुद्रा थी। ठीक है, पारुद्रम किसकी मुद्राएं थी? मालवा के जो भी परमा शासक थे उनकी मुद्रा थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे आहत मुद्रा। आहत मुद्रा इन सिक्कों को ठप्पा मारकर बनाई जाने के कारण इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। याद रखना, आहत मुद्रा क्यों कहेंगे इन्हें? क्योंकि इनको ठप्पा मारकर बनाते थे। आहत सिक्कों पर 5 आकृतियां होती थी। आहत सिक्कों पर कितनी आकृतियां मिली है? 5 आकृतियां मिली। किस किस की? पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र चिन्ह अंकित थे। याद रखना है, आहत मुद्रा हम किसे कहेंगे? आहत मुद्राओं को ठप्पा मारकर बनाते थे, इसलिए इन्हें आहत मुद्रा कहते थे। इन पे 5 आकृतियां होती थी। पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र अंकित थे। इन सिक्कों पर किसी प्रकार का कोई लेख प्राप्त नहीं होता है, यानी आहत सिक्कों पर सिर्फ चित्र बने हुए थे, आकृतियां बनी होती थी, कोई किसी प्रकार कोई नाम या लेख नहीं लिखा होता था। ये सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जिन पर उस समय के प्राकृतिक चिन्ह तथा देवी देवताओं के चिन्ह मिलते हैं। आहत सिक्कों को आहत मुद्रा का नाम जेम्स प्रिशेप ने दिया था 1835 में। याद रखना है कि आहत सिक्कों का आहत नाम किसने दिया? जेम्स प्रिशेप ने दिया। कब दिया? 1835 में। राजपूताना की रियासतों में प्रचलित सिक्कों के संबंध में कैब ने वर्ष 1893 में द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेटस ऑफ राजपूताना नामक पुस्तक लिखी। आपको ये भी याद रखना है कि राजस्थान की रियासतों में जो भी सिक्के प्रचलित में थे उस पर कैब ने एक पुस्तक लिखी थी 1813 में। उसका नाम था द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेटस ऑफ राजपूताना नामक पुस्तक। ओके, फिर आगे हम देखते हैं कि इंडो ग्रीक मुद्राएं। अब राजस्थान में इंडो ग्रीक मुद्राएं कहाँ चलती थी? भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त, ये देखो इंडो ग्रीक मुद्राओं की विशेषताएं पहले क्या है कि सर्वप्रथम लेख युक्त जो सोने के सिक्के थे भारतीय यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए थे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के। ठीक है, आपको याद रखना है कि इंडो ग्रीक मुद्राएं भारत में सर्वप्रथम जो लेख युक्त यानी जिन पे लेख लिखे हुए थे या किसी राजा का शासक का नाम लिखा होता वो सिक्के भारतीय यवन बोलते हैं इंडो ग्रीक को, शासकों ने जारी किए थे। कब किए थे? 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के थे। आहड़ आहड़ में उत्खनन से इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, जिनमें अपोलो देवता, महाराज नत्रवर्ष, विहरम, वेश तथा पलितस आदि अंकित हैं। याद रखना आपको कि आहड़ के उत्खनन से हमें क्या मिली है? इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। ठीक है, आहड़ के उत्खनन से भी इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, जिन पर अपोलो देवता, महाराज नत्रवर्ष, विहरम, वेश और पलितस आदि अंकित हैं। इन सिक्कों के संबंध में क्रॉनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली नामक पुस्तक एडवर्ड थॉमस ने लिखी थी। यानी आहत के उत्खनन से जो इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली या भारत में जो इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली उस पर एडवर्ड थॉमस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था क्रॉनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली।
अब आहड़ से प्राप्त सिक्के, आहड़ से 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं। याद रखना है कि आहड़ से हमें कितनी मुद्राएं मिली, 6, वो भी किस धातु की बनी हुई थी, तांबे की मुद्रा मिली है। इसके अलावा यहाँ से इंडो ग्रीक मुद्राएं तथा कुछ मोहरें भी प्राप्त हुई है। आहड़ से 6 तांबे की मुद्राएं मिली है, कुछ इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली है और कुछ मोहरें भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। फिर हम देखते हैं कि रेड टोंक से उत्खनन से 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं, जो देश में उत्खनन से प्राप्त सिक्कों का सर्वाधिक संख्या है। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है कि रेड के उत्खनन से हमें कितनी चांदी की मुद्राएं मिली है, 3075 चांदी की मुद्राएं मिली, उनको पंचमार्क सिक्के नाम दिए गए हैं और ये प्राप्त सिक्कों की सर्वाधिक संख्या है। सब सर्वाधिक राजस्थान में सिक्के कहाँ मिले, रेड के उत्खनन से मिले हैं। ये सिक्के मौर्य काल के थे, ठीक है। जो पंचमार्क सिक्के मिले हैं वो किस काल के थे, मौर्य काल के थे, जिन्हें धरण या पण कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मौर्य काल में जो मुद्राएं चलती थी उनको क्या कहा जाता था, धरण या पण कहा जाता था। अब रेड टोंक से प्राप्त सिक्कों का वजन 57 ग्रेन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रेड से प्राप्त मुद्राओं का वजन कितना है, 57 ग्रेन है। इनका समय है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2य शताब्दी ईसा पूर्व तक। ये पता नहीं, पूछा जा सकता है यानी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इनका वजन 57 ग्रेन था और मौर्य काल के सिक्के हैं और इनको धरण या पण भी कहा जाता था। इन सिक्कों की आप ये चित्र देख सकते हो कि वजन में भी भारी लग रही है और ये पंचमार्क सिक्के हैं, जहाँ पर 5 आकृतियां बनी होती थी, ये पंचमार्क बने होते थे, इसलिए इनको पंचमार्क कहा। ये 3075 सबसे ज़्यादा मुद्राएं और ये चांदी की बनी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रेड से प्राप्त इन सिक्कों को मालव, इंडो सैनियम, सेना और सेनापति आदि वर्गों में रखा गया था। बेराट से प्राप्त सिक्के, बेराट में उत्खनन से कपड़े में बंधी हुई 8 मुद्राएं प्राप्त हुई है। याद रखना है कि बेराट से हमें कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है, 8 मुद्राएं प्राप्त हुई है, लेकिन वो कौन सी मुद्राएं, आहत मुद्राएं हैं। इसके अलावा यहाँ से 28 इंडो ग्रीक यानी 28 कौन और क्या मिले, 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं, यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई, जिनमें से 16 सिक्के यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। याद रखना है कि बेराट के उत्खनन से 8 तो आहत मुद्राएं मिली, 28 इंडो ग्रीक तथा यूनानी मुद्राएं मिली, जिनमें से 16 मुद्राएं किसकी है, यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम पढ़ते हैं रंग महल से प्राप्त सिक्के। अपना रंग महल कहाँ आता है, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। रंग महल हनुमानगढ़ से 105 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें आहत तथा कुषाणकालीन मुद्राएं शामिल हैं। पूछा जा सकता है रंग महल हनुमानगढ़ से कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है, 105 तांबे की मुद्राएं या तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनकी चित्र आप यहाँ देख सकते हैं, जिन्हें आहत या कुषाणकालीन मुद्राएं भी शामिल हैं। यहाँ से प्राप्त कुषाणकालीन सिक्कों को मुरंडा कहा गया है, यानी कुषाणकालिक जो सिक्के मिले हैं उनको क्या कहा गया है, मुरंडा कहा गया है। रंग महल से कुषाण शासक कनिष्क का भी सिक्का प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, रंग महल से कौन से शासक का, कनिष्क का सिक्का मिला है। कुषाण शासक कनिष्क थे, उनका सिक्का मिला है। यहाँ से कुषाणकालिक सिक्कों को मुरंडा कहा गया है। रंग महल से हमें 105 तांबे की मुद्राएं मिली है, जो हाथ और कुषाणकालीन मुद्राएं थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि सांभर से प्राप्त सिक्के। सांभर कहाँ आता है, अपना जयपुर में आता है। सांभर में उत्खनन से 200 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सांभर से मुद्राएं कितनी प्राप्त हुई है, 200, जिन्हें पंचमार्क तथा इंडो सैसेनियम मुद्राएं भी कहा जाता है। यहाँ से योदय तथा इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई है। याद रखना है कि सांभर से हमें योदय तथा इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई है। एक योदय सिक्के पर ब्राह्मी लिपि में बाबूधना और तथा गण अंकित है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सांभर से हमें कौन सी मुद्राएं प्राप्त हुई है, योदय तथा इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई है। और जो योदय सिक्के हैं उन पर ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा हुआ, बाबूधना और गण अंकित हैं। फिर हम पढ़ते हैं नगर टोंक से प्राप्त सिक्के। नगर कहाँ आता है, अपने टोंक में, नगरी चित्तौड़ में ये नगर है। नगर टोंक जिले के नगर या कारकोट नगर से कलाईकल को लगभग 6000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नगर टोंक से कलाईकल को लगभग कितनी मुद्राएं मिली हैं, 6000 तांबे के सिक्के मिले हैं। ये अनुमान लगाया जाता है कि मालव जनपद की टकसाल नगर टोंक में थी, यानी मालव जनपद की टकसाल कहाँ पर स्थित है, नगर टोंक में थी, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा 6000 तांबे की मुद्राएं मिली। ये सिक्के अन्य सिक्कों की तुलना में सबसे छोटे और हल्के थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे हल्के और सबसे छोटे सिक्के हमें कहाँ से मिले, नगर टोंक से मिले। 6000 की संख्या में थे, किसको मिले, कलाईकल को मिले, और मालव जनपद की टकसाल यही थी, ये संभावना लगाई जा सकती है। उसके बाद पढ़ते हैं योदय सिक्के। योदय जनपद के सिक्के, ठीक है। प्राचीन समयों में उत्तर पश्चिमी भाग में योदय जनपद के सिक्के हमें मिले हैं। इन सिक्कों पर नंदी एवं स्तंभ का अंकन है। ब्राह्मी लिपि में योधियाना बहुधान लिखा हुआ मिला है। फिर पढ़ते हैं हम गुप्तकालीन सिक्के। गुप्तकालीन मुद्राएं 1948 में बयाना भरतपुर में सर्वाधिक गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनकी संख्या लगभग कितनी है, 1800 है। याद रखना है कि गुप्तकालीन मुद्राएं यानी 1948 में ही मिली है, बयाना भरतपुर में सर्वाधिक गुप्तकालीन मिली, लेकिन वो कौन सी मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं हैं, जिनकी संख्या लगभग कितनी है, 1800 है। इन सिक्कों में सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के। इसके अलावा राजस्थान में टिबा, जयपुर, नलियासर, सांभर, ग्राम मोरोली, जयपुर, रेड टोंक,
अहेड़ा, अजमेर और देवली टोंक तथा साहिला से गुप्तकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है। इसके अलावा हमें राजस्थान में से कहाँ कहाँ से गुप्तकालीन मुद्राएं मिली हैं? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के टीबा जयपुर से, नलिया सांबर से और ग्राम मोरोली जयपुर, रेड टोंक, अहेड़ा, अजमेर, देवली टोंक और साहिला आदि से गुप्तकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है। साहिला से समुद्रगुप्त की 13 मुद्राएं प्राप्त हुई है। याद रखना है कि साहिला से समुद्रगुप्त की कितनी 13 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। इसके अग्रभाग पर समुद्रगुप्त ध्वज लिए खड़ा ये सिक्के ध्वज शैली के हैं। इसके बाद पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के छत्र शैली के स्वर्ण के सिक्के मिले हैं, जिसे ये संकेत मिलता है कि टोंक के आसपास का क्षेत्र गुप्त साम्राज्य का अंग रहा होगा। इसके बाद है गुप्त प्रतिहारकालीन मुद्राएं। गुप्त प्रतिहारकालीन मुद्राएं मारवाड़ क्षेत्र से प्राप्त गुजर प्रतिहारकालीन सिक्कों को सेसेनियम शैली का प्रभाव दिखाई देता है। राजस्थान में गुजर प्रतिहार शासक मिहिर भोज तथा विनायक पाल देव के आदिवरा द्रम नामक सिक्के प्राप्त हुए। यानी राजस्थान में गुजर प्रतिहार शासकों का शासक था मिहिर भोज और विनायक पाल देव के आदिवरा द्रम नामक सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर प्रतिहारों के वरा नाम आदि वाले द्रम तथा देवी देवता वृषभ मत्स्य अश्वरोही अंकन वाले सिक्के भी मिले हैं। इसके अलावा मारवाड़ से अनेक गुजर प्रतिहारकालीन तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। याद रखना, मारवाड़ से हमें गुजर प्रतिहारकालीन तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर राजा के अर्ध शरीर का चित्र तथा यज्ञ कुंड बना हुआ है और ये चित्र जो चिन्ह है अस्पष्ट होने के कारण गधे के मुंह के समान अंकन दिखाई देता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? गधिया सिक्के पड़ गया। ये मारवाड़ के इंपॉर्टेंट है। गधिया सिक्के कहाँ चलते थे? मारवाड़ में चलते थे। जो कौन से काल के थे? गुजर प्रतिहारकालीन थे। तांबे की मुद्राएं थी जिस पर राजा का अर्ध शरीर का चित्र यज्ञकुंड भी बना हुआ है। स्पष्ट नहीं होने के कारण जो गधे के मुंह के समान अंकन दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? गधिया सिक्के पड़ गया। मारवाड़ के सिक्कों को ही गधिया सिक्के कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं चौहान काल की मुद्राएं। राजस्थान में चौहान काल में चांदी और तांबे के सिक्के मिलते हैं। यानी चौहान काल में चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं, जिन्हें द्रम, विशोपक, रूपक, दीनार आदि के नाम से भी जाना जाता है। अजय देव चौहान की रानी थी सोमलिखा द्वारा चांदी के सिक्के सोमेश्वर द्वारा वृषभ शैली एवं अश्वरोही शैली के सिक्के चलाए थे। समझ में आ गया? अजमेर के अजय देव चौहान ने अपनी रानी सोमलेखा द्वारा, यानी अजय देव चौहान की रानी थी सोमलेखा ने कौन से सिक्के चलाए? चांदी के सोमेश्वर द्वारा वृषभ शैली एवं अश्वरोही शैली के सिक्के चलाए थे। तराइन का दूसरे युद्ध में विजय के बाद मोहम्मद गोरी ने सिक्कों पर अपना नाम मोहम्मद बिन साम अंकित करवाया। इसके अलावा इन सिक्कों पर नंदी, पृथ्वीराज के चित्र भी अंकित हैं। इसके अलावा इन सिक्कों के अतिरिक्त पृष्ठ पर देवनागरी में हमीर का नाम भी अंकित किया गया है और इन सिक्कों के पृष्ठ भाग पर, आगे वाले भाग पर अरबी भाषा में असुल्तान अज आजम मोइनुद्दीन बादीन अंबू मुजफ्फर भी लिखा हुआ है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेवाड़ राज्य के सिक्के। मेवाड़ प्राचीन काल से ही सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे। यानी मेवाड़ में प्राचीन काल से ही सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे, जो इंडो सेनेनियम शैली के थे। ठीक है, मेवाड़ में किस शैली के? इंडो सेनेनियम शैली के थे, सोने, चांदी और तांबे के। चांदी के सिक्कों को द्रम, रूपक तथा तांबे के सिक्कों को काशार्पण कहा जाता था। ठीक है, चांदी के सिक्कों को तो द्रम और रूपक कहा जाता था। जो मेवाड़ में चांदी के सिक्के चलते थे उनको द्रम और रूपक कहते थे, लेकिन जो तांबे के सिक्के थे उनको काशार्पण कहा जाता था। पुराने सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था। इस प्रकार तांबे का सिक्का ढिंगला कहलाता था। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो मेवाड़ राज्य में थे, जो तांबे का सिक्का चलता था उसको क्या नाम बोलते थे? ढिंगला के नाम से जानते थे। लेकिन चांदी के जो सिक्के थे द्रम और रूपक कहते थे, और तांबे के जो मेवाड़ में सिक्के चलते थे उनको काशार्पण कहा जाता था। इंपॉर्टेंट, आप चीज़ को ध्यान रखिएगा प्लीज़, कि जो मेवाड़ में चांदी के सिक्के चलते थे, द्रम और रूपक होते थे, तांबे के सिक्कों को काशार्पण कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को काशार्पण और तांबे के सिक्कों को ही ढिंगला भी कहा जाता था। नगरी से प्राप्त तांबे चांदी के सिक्कों पर एक और शिवी जनपद अंकित है। यहाँ से यूनानी शासक मिनंडर के द्रम सिक्के भी मिले हैं। मेवाड़ के कई स्थानों से हुणों द्वारा चलाए गए चांदी और तांबे के सिक्के गधिया सिक्के मिले हैं। यानी कि मेवाड़ में भी हुणों द्वारा कौन से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए गए थे, जिनको क्या नाम दिया गया? गधिया सिक्के नाम दिया गया। गोहिल वंश के संस्थापक गोहिलदारा, अब है कि गोहिल वंश का संस्थापक गोहिलदारा 2000 चांदी के सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए? आगरा से प्राप्त हुए। मालवा परमार शासकों द्वारा प्रचलित चांदी के पारुद्रम के सिक्के भी मेवाड़ से प्राप्त हुए। यानी मालवा के परमार शासक थे, उनके द्वारा चांदी के जो सिक्के थे ना पारुद्रम, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए? मेवाड़ से प्राप्त हुए। मेवाड़ में मोहम्मद बिन साम तथा सुरतीन समरुद्दीन नाम के सिक्कों तथा अश्वरोही नंदी शैली के सिक्के भी प्रचलित थे। इन सिक्कों को टक्का और देहरम के नाम से जानते थे। ठीक है, मेवाड़ में मोहम्मद बिन साम और सुरतीन समरुद्दीन नाम वाले सिक्के हमें मिले हैं, जिस पर अश्वरोही नंदी शैली के सिक्के हैं, और इन सिक्कों को टक्का या देहरम के नाम से भी जाना जाता था।
इसके बाद हम देखते हैं कि महाराणा स्वरूप सिंह ने जे अंग्रेजों से संधि कर स्वरूपशाही सिक्के चलाए थे। याद है, महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों से संधि करके कौन से सिक्के चलाए? स्वरूपशाही सिक्के चलाए, जिनके एक तरफ चित्रकूट उदयपुर तथा दूसरी तरफ दोस्ती लंदन अंकित था। उसके समय चांदोड़ी मोहर भी प्रचलित थी। स्वरूपशाही मोहर का वजन 100 ग्राम होता था। ठीक है, स्वरूपशाही मोहर का वजन कितना होता था? 100 ग्राम होता था। मेवाड़ में उदयपुरी, चित्तौड़ी, भिलाड़ी, एलची सिक्के मुगल प्रभाव के सिक्के थे। ठीक है, मेवाड़ में अक्सर जो सिक्के चलते थे उन पर किसका प्रभाव था? मुगलों का प्रभाव था। उदयपुरी, चित्तौड़ी, भिलोड़ी, एलची सिक्के ये मेवाड़ में चलते थे। इससे सिक्कों के नाम पूछे जाते हैं कि उदयपुरी, चित्तौड़ी, भिलाड़ी और एलची नामक सिक्के कहाँ चलते थे? मेवाड़ में चलते थे। चित्तौड़ी की टकसाल में मुगल सम्राट अकबर एवं अन्य मुगल सम्राटों के सिक्के भी बनते थे, जिन्हें सिक्का एलची कहते थे। इंपॉर्टेंट है कि चित्तौड़ की जो टकसाल थी, चित्तौड़ी की टकसाल थी, जो मुगल सम्राट अकबर और अन्य मुगल सम्राटों के सिक्के बनते थे, जिन्हें सिक्का एलची कहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के को ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिंडरिया और नाथद्वारा आदि के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, मेवाड़ में प्रचलित जो तांबे की मुद्राएं थी, तांबे के जो सिक्के थे, उनको ढींगला, भिवाड़ी, त्रिशूलिया, भिलड़िया और नाथद्वारा आदि के नाम से भी जाना जाता था। फिर कि शाहपुरा में बनने वाले सोने चांदी के सिक्के ग्यार संदा तथा तांबे के सिक्के माधुशाही कहलाते थे। ठीक है, ये भी याद रखना है कि शाहपुरा में बनने वाले सोने और चांदी के जो सिक्के होते थे वो ग्यार संदा, और जो तांबे के सिक्के होते थे उनको माधुशाही सिक्के कहलाते थे। माधोशाही सिक्के शाहपुरा में चलते थे। ठीक है, सोने और चांदी के सिक्कों को गैरसंदा कहते थे। मेवाड़ के सलूम्बा ठिकाने का सिक्का पद्मशाही नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ की जो सलूम्बा ठिकाना था, वहाँ पे कौन सा सिक्का चलता था? पद्मशाही नाम से सिक्का चलता था। फिर वह महाराजा भीम सिंह द्वारा अपनी बहन चंद्रकुंवरी की स्मृति में चांदोड़ी, रुपया, अठन्नी, चौवन्नी, एक अन्नी, दो अन्नी के सिक्के भी जारी किए थे। यानी महाराणा भीम सिंह ने अपनी बहन, कौन सी बहन का नाम क्या था? चंद्रकुंवरी की स्मृति में कौन से रुपये चलाए? चांदोड़ी, रुपया, अठन्नी, चौवन्नी, एक अन्नी, दो अन्नी सिक्के जारी किए थे। फिर हम पढ़ते हैं मारवाड़ के सिक्के। मारवाड़ के सिक्के 1780 ईस्वी में मारवाड़ शासक विजय सिंह ने विजयशाही सिक्कों का प्रचलन किया, जिन पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। समझ में आ गया? यानी मारवाड़ में 1780 में मारवाड़ शासक थे विजय सिंह ने विजयशाही सिक्कों का प्रचलन किया, जिन पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल काल में मारवाड़ में जोधपुर, पाली, नागौर, सोजत में टकसालें थी। यानी मुगल काल के समय मारवाड़ की जोधपुर, पाली और नागौर और सोजत में टकसालें थी। 1781 में जोधपुर टकसाल में शुद्ध सोने की मोहर बनने लग गई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध सोने की मोहर जोधपुर टकसाल में कब बनने लग गई थी? 1781 में। सोजत की टकसाल के सिक्के ललूलिया कहलाते थे, जिन पर 1859 तक शाह आलम नाम अंकित होता था। ठीक है, सोजत की टकसाल से कौन से सिक्के बनते थे? ललू शाही, जिन पर 1859 तक शाह आलम का नाम अंकित होता था। तांबे के विजयशाही सिक्कों पर हिजरी सन, दारुन मसून, जोधपुर तथा जुलूस, मेमनत, मलूस और चर्ब अंकित होते थे। इन सिक्कों पर जाड़ एवं तलवार के चिन्ह बने होते थे, जिन्हें तुर्रा एवं खंडा कहते थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं जोधपुर के तांबे के सिक्के भारी होने के कारण, जोधपुर के जो तांबे के सिक्के होते थे वो भारी होने के कारण ढबूशाही, भीमशाही कहलाते थे। इन सिक्कों को औरंग, आरामहीन, इगस्तान, क्वीन विक्टोरिया आदि अंकित होते थे। मारवाड़ के शाह आलमशाही सिक्कों पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। 1900 ईस्वी में जोधपुर की टकसाल में विजयशाही सिक्के बनना बंद हो गए। इंपॉर्टेंट है कि विजयशाही सिक्का जोधपुर में टकसालों में बनने कब बंद हो गया? 1900 ईस्वी में बंद हो गया। अंग्रेजी किलेदार रुपया प्रचलन में आ गया। फिर कौन से रुपया प्रचलन में आ गया? अंग्रेजी कलदार रुपया, जो चांदी की मुद्रा चलते थे अंग्रेजों द्वारा, वो रुपया प्रचलन में आ गया। जोधपुर के सिक्कों पर तलवार व जाड़ के राजचिन्ह के रूप में अंकित किया गया। जोधपुर में जो सिक्के चलते हैं उसको राजचिन्ह क्या थे? तलवार और झाड़ को अपनाया दिया, यह अंकित किया जाता था। महाराजा तख्त सिंह के समय जोधपुर टकसाल के मुखिया अन्नाड़ सिंह ने सिक्कों पर अपना निशान र अंकित किया, और ये सिक्का डुरूरिया सिक्के कहलाए। ठीक है, याद रखना है कि महाराजा तख्त सिंह के समय जोधपुर टकसाल के मुखिया कौन थे? अन्नाड़ सिंह ने सिक्कों पर अपना निशान र अंकित करवाया तथा ये सिक्के बाद में डुरूरिया सिक्के कहलाए। इसके बाद हम देखते हैं, ये देखो सिक्कों का आप चित्र देख सकते हैं, ररूरिया सिक्के के चित्र ये हैं। इसके बाद बीकानेर राज्य के सिक्के। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ने महाराजा गज सिंह को सिक्के ढालने की अनुमति दी थी। 1759 ईस्वी के लगभग बीकानेर टकसाल में शाह आलम के सिक्के ढाले जाने आरंभ हुए थे। बीकानेर के कुछ शासकों पर अपने चिन्ह भी अंकित करवाए, जैसे गज सिंह का ध्वज, सूरज सिंह का त्रिशूल, रतन सिंह का नक्षत्र, सरदार सिंह का छत्र और डूंगर सिंह का चंवर आदि। महाराजा डूंगर सिंह के सोने के सिक्कों पर जर्ब श्री बीकानेर एवं पत्ता का त्रिशूल, छत्र, चंवर और किरणियां अंकित थे। इसके बाद महाराजा गंगा सिंह के समय अंग्रेजी
सरकार के साथ हुए समझौते के तहत अंग्रेजों द्वारा प्रचलित सिक्कों को कुछ परिवर्तित के साथ बीकानेर टकसाल में ढालना प्रारंभ हुआ, जिन्हें गंगाशाही सिक्के कहलाते थे। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह के समय उन्होंने समझौते करके अंग्रेजों द्वारा प्रचलित सिक्कों में कुछ परिवर्तन किया और बीकानेर टकसाल जो जो सिक्के प्रारंभ हुए उनको गंगाशाही सिक्के कहते थे। इन सिक्कों पर एक और महारानी विक्टोरिया का चेहरा, विक्टोरिया एम्प्रेस तथा दूसरी तरफ नागरी उर्दू लिपि में महाराजा गंगा सिंह बहादुर अंकित हैं। ठीक है, याद रखना, बीकानेर टकसाल से गंगाशाही सिक्के चलते थे और इन सिक्कों पर एक तरफ महारानी विक्टोरिया एम्प्रेस तथा दूसरी तरफ नागरी उर्दू लिपि में महाराजा गंगा सिंह बहादुर अंकित होता था। उसके बाद हम देखते हैं कि जयपुर के सिक्के। जयपुर शासकों के मुगलों से अच्छे संबंध होने के कारण इन्होंने अपने राज्य में सिक्के ढालने की अनुमति अन्य राजस्थानी राज्यों की तुलना में नहीं मिली थी। यानी कि जयपुर में अक्सर किसका शासक था, मुगलों के अधीन ही था जयपुर, तो सिक्के ढालने की इनको अनुमति या नहीं मिली थी। अच्छा, अनुमति अन्य राज्य की तुलना में पहले मिल गई थी। फिर जयपुर राज्य की टकसालें आमेर, जयपुर, रूपावास, माधो सिंह, सूरजगढ़ तथा चरण खेतड़ी में स्थापित है। जयपुर की टकसालें कहाँ का, आमेर, जयपुर, रूपावास, माधोपुर, सूरजगढ़ तथा चरण खेतड़ी में स्थापित थी। जयपुर राज्य के सिक्कों पर 6 टहनियाँ वाले झाड़ का चित्रण होने के कारण इन्हें जाड़साई सिक्के कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट आप याद रखा कि जयपुर के सिक्कों को क्या बोलते थे, जाड़साई सिक्के कहलाते थे। क्यों? क्योंकि इन पे झाड़ के 6 टहनियाँ अंकित थी, इसलिए जयपुर के सिक्कों को जाड़साई सिक्के कहते थे। महाराजा माधो सिंह और राम सिंह ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। जयपुर में महाराजा माधो सिंह और राम सिंह ने कौन से सिक्के चलाए थे, जयपुर स्वर्ण सिक्के चलाए थे। जयपुर राज्य के माधो सिंह सिक्कों पर शाह आलम बहादुर का नाम अंकित था। माधो सिंह के सिक्कों पर हाली सिक्का भी कहते हैं। ठीक है, जयपुर में जाड़साई सिक्के चलते थे। इसके अलावा जो माधोशाही सिक्का था, यानी जयपुर के माधोशाही सिक्के माधो सिंह ने चलाए थे, जिस पर एक तरफ तो शाह आलम बहादुर का नाम अंकित था, दूसरी तरफ माधो सिंह के सिक्कों को हाली सिक्का भी कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जयपुर राज्य में तांबे के सिक्कों का प्रचलन 1760 ईस्वी में हुआ था। यानी जयपुर राज्य में तांबे के सिक्कों का प्रचलन कब से शुरू हुआ, 1760 ईस्वी में हुआ था। जयपुर के मोहम्मद शाही सिक्कों पर झाड़ के अतिरिक्त मछली का चिन्ह भी अंकित होता था। ठीक है, जयपुर के जो मोहम्मद शाही सिक्के थे उन पर झाड़ के अतिरिक्त किसका अंकन होता था, मछली का भी अंकन होता था। फिर हम देखते हैं बूंदी के सिक्के। बूंदी में पुराना रुपया जो 1759 से 1859 तक प्रचलित था। बूंदी में चलने वाली मुद्रा पर शाह आलम का लेख अंकित होता था। 11 सन्ना रुपया सम्राट अकबर द्वितीय के 11 वर्ष में जारी हुए थे। बूंदी के हाली नामक सिक्के पर तीर, बड़ा धनुष और फूल का चिन्ह अंकित होता था। इसके साथ ही इन पर छोटा सा झाड़ भी अंकित होता था। अकबर शाह द्वितीय के नाम का बूंदी का सिक्का हाली सिक्के के समान ही था। फिर हम देखते हैं कि 1859 ईस्वी में 1859 से 1886 तक, यानी 1859 से 1886 के बीच प्रचलित रामशाही रुपया पर एक और अंग्रेजी में क्वीन विक्टोरिया व सन का अंकन, यानी सूर्य का अंकन, तथा दूसरी तरफ नागरी लिपि में रंगेश मुक्त बुंदिस राम सिंह 1843 अंकित होता था। 1886 में महाराव राम सिंह के समय कटारशाही सिक्के का प्रचलन हुआ था। ये भी बूंदी में हुआ था, कटारशाही सिक्के। 1991 में बूंदी में कलदार के प्रचलन के साथ चेहरेशाही सिक्के का भी प्रचलन शुरू किया गया था। अब पढ़ते हैं कोटा राज्य के सिक्के। कोटा में हाली तथा मदनशाही सिक्के प्रचलित थे। कोटा में चौकोर तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। 1901 में कोटा में अंग्रेजी सिक्के प्रचलित कर दिए गए। 1901 में कोटा में अंग्रेजी सिक्के प्रचलित में आ गए थे। कोटे के सिक्के को हाली तथा मदनशाही सिक्के कहते थे, जो चौकोर तांबे के बने होते थे। फिर हम पढ़ते हैं झालावाड़ के सिक्के। झालावाड़ में प्रारंभ में पुराने मदनशाही सिक्कों का प्रचलन था। ठीक है, यानी झालावाड़ में प्राचीन मदनशाही सिक्के प्रचलन में थे। यहाँ मदनशाही सिक्कों का प्रचलन 1857 से 1891 तक रहा। इन सिक्कों पर फारसी में मलिका, मुअज्जमा, विक्टोरिया, बादशाह इंग्लिस्तान अंकित था। किशनगढ़ के सिक्के। किशनगढ़ में शाह आलम के नाम से सिक्के शाह आलमी प्रचलित थे। यहाँ पर प्रचलित चांदोड़ी सिक्के मेवाड़ राजकुमारी चंद्र कुमरी के नाम से बनाए गए थे। फिर हम देखते हैं जैसलमेर के सिक्के। जैसलमेर में सलब सिंह द्वारा डोडिया नामक सिक्कों का प्रचलन किया गया था। जैसलमेर में कौन से सिक्कों का, सबल सिंह द्वारा डोडिया नामक, ये याद रखना है कि डोडिया सिक्का कहाँ चलता था, जैसलमेर में। 1756 ईस्वी में यहाँ पर मोहम्मद शाही सिक्कों का प्रचलन था। 1756 ईस्वी में महाराव अक्खे सिंह ने अपनी टकसाल में अक्कीशाही नामक सिक्के बनाना प्रारंभ कर दिया था। जैसलमेर का तांबे का सिक्का डोडिया कहलाता था, यानी तांबे का बना हुआ सिक्का डोडिया कहलाता था, जिसके ऊपर मेवाड़ में प्रचलित ढींगले नामक सिक्के के समान चिन्ह अंकित होते थे। फिर है करौली राज्य के सिक्के। सर्वप्रथम करौली राज्य के सिक्के सर्वप्रथम यहाँ के महाराजा माणकपाल द्वारा 1780 में चांदी के सिक्के का प्रचलन करवाया था।
करवाया था। कटार और झाड़ का चिन्ह अंकित होता था। 1906 में यहाँ पे अंग्रेजी सिक्कों का भी प्रचलन हो गया था। अब हम पढ़ेंगे भरतपुर राज्य के सिक्के। भरतपुर में महाराजा सूरजमल ने 1763 में शाह आलम के नाम से सिक्कों का प्रचलन करवाया था। भरतपुर में दो टकसालें थी, कहाँ का, डींग और भरतपुर में। महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पे चांदी का रुपया और अठन्नी और चवन्नी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, भरतपुर में महाराजा रणजीत सिंह ने चांदी का रुपया, अठन्नी और चवन्नी चलाए। और भरतपुर की दो टकसालें थे, डींग और भरतपुर में। और भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने 1763 ईस्वी में शाह आलम के नाम से सिक्कों का प्रचलन करवाया था। अब हम पढ़ते हैं धौलपुर के सिक्के। धौलपुर में 1804 ईस्वी में टकसाल प्रारंभ हुई थी। ध्यान रखना, धौलपुर में कब, 1804 में टकसाल प्रारंभ हुई थी। यहाँ प्रचलित सिक्कों को तमंचा शाही सिक्के भी कहा जाता था, क्योंकि इन सिक्कों पर तमंचे के चिन्ह अंकित होते थे। याद रखना है, तमंचा शाही सिक्का कहाँ चलता था, तमंचा शाही सिक्का धौलपुर में चलता था। और 1804 में यहाँ पे टकसाल प्रारंभ हुई थी। तमंचे का चिन्ह था, इसलिए यहाँ पे तमंचा शाही कहते थे। कीर्ति सिंह द्वारा अकबर द्वितीय के सिक्कों को इस शैली में चलवाए गए थे। फिर हम पढ़ते हैं सिरोही के सिक्के। सिरोही में यहाँ पर मेवाड़ का चांदी का सिक्का, भिलाड़ी सिक्का तथा मारवाड़ का तांबे का ढबूशाही सिक्का प्रचलित था। ठीक है, सिरोही के सिक्के यानी मेवाड़ का यहाँ पे भिलाड़ी सिक्का चलता था, और तांबे का और मारवाड़ का तांबे का ढबूशाही सिक्का यहाँ पे प्रचलित। यहाँ पे सिक्कों का भिलाड़ी सिक्का भी प्रचलित था। फिर हम पढ़ते हैं अलवर के सिक्के। अलवर राज्य के टकसाल राजगढ़ में स्थित थी। ठीक है, यहाँ पर तांबे के सिक्के रावशाही टक्का कहा जाता था। बन्ने सिंह ने सिक्के पर मोहम्मद बहादुर शाह 1261 अंकित था। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रतापगढ़ राज्य के सिक्के। शाह आलम ने महारावल सालिम सिंह को शाह आलम नाम से सिक्के चलवाने की अनुमति दी थी। 1784 ईस्वी से प्रतापगढ़ की टकसाल में चांदी के सिक्के बनने, जिन्हें शालिम शाही सिक्के कहा गया। इन सिक्कों का प्रचलन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, रतलाम, निमेड़ा, जावर, ग्वालियर, मंदसौर आदि में था। 1818 के बाद इन सिक्कों से शाह आलम का नाम हटाकर उसके स्थान पर सिक्का मुबारक शाह लंदन 1236 अंकित कर दिया गया। अब हम पढ़ते हैं डूंगरपुर के सिक्के। कर्नल निक्सन के अनुसार यहाँ पर चांदी के त्रिशूलिया पत्री सीरिया नामक सिक्के भी बनाए गए थे। डूंगरपुर में मेवाड़ की चित्तौड़ी, प्रतापगढ़ के शाह आलमी सिक्के भी प्रचलित थे। वर्ष 1904 में चित्तौड़ी तथा शालिमशाही के स्थान पर कलदार सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो गया। इसके बाद हम देखते हैं बांसवाड़ा के सिक्के। बांसवाड़ा के सिक्कों पर एक और श्री के नीचे रसायत बांसवाड़ा तथा दूसरी ओर हुंडी के चित्र का अंकन था। महाराजा लक्ष्मण सिंह ने यहाँ पे सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन करवाया था, जिन्हें लक्ष्मण शाही सिक्के भी कहते थे। 1904 में बांसवाड़ा राज्य में कलदार का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। अब हम देखेंगे प्रमुख रियासतों में कौन कौन से प्रचलित सिक्के थे। ठीक है, चित्तौड़ी, भिवाड़ी सिक्का, एलची, चांदोड़ी, उदयपुर, स्वरूपशाही, ढींगला, शाह आलमी और भिंडरिया और पारुथ्रकम, ये मेवाड़ के सिक्के थे। याद रखना, मेवाड़ में कौन कौन सी मुद्राएं चलती थी, चित्तौड़ी, भिलाड़ी सिक्का, एलची, चांदोड़ी, उदयपुर, स्वरूपशाही, ढींगला, शाह आलमी, भिंडरिया और पाथुरुक्रम। ये कोई भी पूछा सकता है कि चांदोड़ी रुपया कहाँ चलता था, स्वरूपशाही ढींगला कहाँ चलता था, शाह आलमी रुपया कहाँ चलता था। ये सब मेवाड़ में मेवाड़ की मुद्राओं के नाम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मारवाड़ में कौन कौन सी मुद्राएं थी। भीमशाही, विजयशाही, गजशाही, ललूलिया, फदिया और गदिया, ये मारवाड़ की मुद्राएं थी। ठीक है, मारवाड़ में जो भी मुद्राएं चलती थी उनका नाम था भीमशाही, विजयशाही, गजशाही, ललूलिया, फदिया और गदिया। जयपुर में जाटशाही, मोहम्मद शाही और हाली चलती थी। बीकानेर की गजशाही, आलमशाही, मुगलिया सिक्का और जैसलमेर में अक्खी शाही, मोहम्मद शाही, जैसलमेर में अक्खी शाही, मोहम्मद शाही, डोडिया तांबे के सिक्के थे। बूंदी में कटा शाही, चेहरे शाही, राम शाही, पुराना रुपया 11 सना चलता था। डूंगरपुर में त्रिशूलिया, पत्रसीरिया, उदय शाही, सालिम शाही, चित्तौड़ी रुपया चलता था। धौलपुर में तमंचा शाही सिक्का चलता था। इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया था क्वेश्चन। अलवर में अक्खी शाही, राव शाही, अंग्रेजी पाव आना सिक्का चलता था। फिर पढ़ते हैं झालावाड़। झालावाड़ में पुराने मदन शाही और नई मदन शाही चलते थे। सलूम्बर में पदम शाही चलते थे। बांसवाड़ा में सालिम शाही और लक्ष्मण शाही मिलते थे। प्रतापगढ़ में सालिम शाही, आलम शाही, मुबारक शाही सिक्का, मुबारक, लंदन, शाहपुरा से संध्या, चित्तौड़ी, भिवाड़ी, माधो शाही चलता था। करौली से माणक शाही और कटार झाड़ शाही चलता था। किशनगढ़ में शाह आलमी, चांदोड़ी सिक्का चलता था। कोटा से मदन शाही, हाली, गुमान शाही, लक्ष्मण शाही मुद्राएं चलती थी। इसके बाद हम देखते हैं सिरोही में चांदी का भिवाड़ी। सिरोही में कौन सी मुद्रा चलती थी, चांदी का भिवाड़ी, तांबे का ढबूशाही, नागौर से अमरशाही मुद्राएं चलती थी।